हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम गणित विषय का जो हमारा टॉपिक चल रहा है प्रतिशत, उसका टाइप 8 पढ़ेंगे। इसके अंदर आय और व्यय के जो क्वेश्चन होते हैं उसके ऊपर आधारित प्रश्न हम लोग करेंगे। टॉपिक शुरू करने से पहले यहाँ पर कुछ डेटा लिखा हुआ है, यानी कि कुछ परसेंटेज लिखे हुए हैं। तो हम जो अभी लगभग 7 सवाल जो करेंगे उनमें किन्हीं किन्हीं सवालों में हम इस डेटा का उपयोग करेंगे। तो इसको मैंने पहले यहाँ पे लिख दिया है। अब ये क्यों लिखा है उसको समझ लीजिए। 30% जब कभी हम पढ़ेंगे तो हमारे दिमाग में 3/10 आना चाहिए कि 30% की जो भिन्न होती है, 30% का जो फ्रैक्शन होता है वो होता है कितना, 3/10। 5% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है तो 5% को हम लोग 5/100 लिख सकते हैं। और 5% को जब हम 5/100 लिखेंगे और जब इसको हम काटेंगे तो ऊपर तो हो जाएगा 5 एकम 5 और नीचे हो जाएगा 5 दूना 10 और 0। ठीक, तो 5% की जो भिन्न बनेगी वो क्या बनेगी, 1/20। कहने का मतलब ये है कि जिस किसी सवाल में प्रतिशत आ जाता है 75%, 15%, 20%, 25% या कुछ भी परसेंट आ जाता है, तो सबसे पहले तो हमारे माइंड में कम से कम एक बार फ्रैक्शन वैल्यू दिमाग में आ जानी चाहिए। चाहे उसका उपयोग हो रहा है कि नहीं हो रहा है वो एक अलग बात है, लेकिन फ्रैक्शन वैल्यू जरूर आनी चाहिए। मान लो हमने कहीं पढ़ा 75%, प्रश्न हमने पढ़ा और वहाँ पे लिखा हुआ है 75%, वृद्धि कमी जो वो बात की बात है। लेकिन जैसे ही हमने 75% पढ़ा तो हमारे दिमाग में आना चाहिए कि 75% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो 3/4 होती है। इतनी बात क्लियर है। अब इस 3/4 का उपयोग करना है कि नहीं करना है वो डिपेंड करता है प्रैक्टिस के ऊपर। हमारी प्रैक्टिस जब बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो हमको पता लगने लगेगा कि इसमें इस वाले भिन्न का उपयोग करना है या नहीं करना है। तो कहने का मतलब क्या है, एटलीस्ट एक बार हमारे दिमाग में आ जाए कि 75% मतलब कि 3/4। इनको जितना चाहे उतना हम लोग रट्टा मार के, क्योंकि इसका रट्टा ही मारना पड़ेगा, तुरंत में याद आएगा नहीं। ठीक, जैसे यहाँ लिखा है 25%, तो ये आसान है 1/4 याद रखना। लेकिन ऐसे बहुत सारे वैल्यू होती है, जैसे 16 से ही 2/3% जो होता है, तो 16 से ही 2/3% की जो फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है वो आप निकाल के कमेंट कर देना। ठीक है, तो इस प्रकार के आपको फ्रैक्शन वैल्यू निकालनी आनी चाहिए। 16 से ही 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/6 होती है। अब हम सवाल को शुरू करते हैं। आज का जो पहला सवाल है वो है कि एक व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च करता है और शेष बचा लेता है। उसकी आय में 20% की वृद्धि हो जाने पर वह अपने खर्च में 10% की वृद्धि कर देता है, तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। सवाल आपको दिख रहा है, आपने सवाल भी पढ़ लिया है। सवाल को हम समझते हैं कि एक व्यक्ति की कुछ आय है, कितनी आय हो सकती है, मैक्सिमम किसी भी व्यक्ति की 100% आय हो सकती है। तो उस 100% में से वो 75% खर्चा करता है। एक लाइन ये बोल दी है। ठीक, दूसरी लाइन बोली है कि और बाकी जो बचता है वो बचा लेता है, यानी कि 25% वो बचा लेता है। उसकी आय में 20% की वृद्धि हो जाती है। अब उसकी जो आय थी पहले उसमें 20% की वृद्धि होती है, और वृद्धि होती है तो वो सोचता है कि चलो थोड़ा सा और खर्चा बढ़ा लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो जो वो पहले खर्चा कर रहा था उसके बजाय अब वो 10% ज़्यादा खर्चा करने लग जाता है। तो अब ये पूछ रहे हैं कि उसकी बचत में कितने % की वृद्धि हुई। इस सवाल को बनाने के लिए, इस सवाल को आपको बनाने के लिए यहाँ जो हम लोग मेथड करने वाले हैं वो मेथड सबसे बेस्ट है। ठीक है, फिर सेकंड मेथड भी हम लोग देख लेंगे जिससे भी हम सवाल को बना सकते हैं। यानी कि इस सवाल को करने के हम लोग 2 मेथड देखते हैं। देखिए, जो पहली मेथड है उसमें हमको जो दिया है वो लिख लेते हैं। एक तो हमको इनकम के लिए मैंने आई लिखा है, खर्चे के लिए एक्सपेंडिचर ई और बचत के लिए सेविंग। इनकम मतलब कि उसकी क्या है, यहाँ पे हम लोग आय लिख देंगे। एक्सपेंडिचर मतलब यहाँ पे हम लोग खर्च लिख देंगे, और एस मतलब सेविंग, यहाँ पे क्या आ जाएगी, बचत आ जाएगी। अब अगर आपको ये सवाल बिना पेन उठाए या फिर माइंड में ही इसका सॉल्यूशन करना है तो कैसे कर सकते हैं उसको देख रहे हैं। ठीक है, हमने पढ़ा सवाल को और हमको ये समझ में आया कि वो अपनी आय का 75% खर्चा कर रहा है। तो हमारे दिमाग में आया कि 75% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो 3/4 होती है। 75% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो 3/4 होती है, क्योंकि मैं 75% को 75% को मैं 75/100 लिख सकता हूँ, और जब मैं इसको 25 से काटूंगा तो ये 3/4 हो जाएगा।
अब जो नीचे 4 लिखा है उसको तो मैं कुल आय मान लूंगा और ऊपर जो 3 लिखा है उसको मैं खर्चा मान लूंगा, क्योंकि उसने क्या बोला कि 75% वो खर्चा कर रहा है। मुझे ये समझ में आया कि 75% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/4 होती है। इस 4 को मैंने क्या किया, इनकम मान ली, कि माना कि उसकी जो आय है वो 4 है, इस 4 में से वो 3 खर्चा कर रहा है। अब आप मुझे बताओ कि वो 4 में से 3 खर्चा कर रहा है तो कितना बचा रहा है, तो आप कहेंगे 1 बचा रहा है। ठीक, ये बात समझ में आई होगी। जो 3/4 था उसमें हमने जो नीचे 4 लिखा है, ओबियसली बात है इनकम तो ज़्यादा ही होगी। ठीक है, इनकम से ज़्यादा तो खर्चा कर ही नहीं सकता है। ऐसा तो होगा नहीं कि 4 रुपये कमाएगा 5 रुपये खर्चा कर देगा, संभव ही नहीं है। तो 4 रुपये उसने कमाया, 3 रुपया उसने खर्च किया, 1 रुपया उसके पास बच गया। अब हमारा आंसर आ जाएगा कैसे, कि ये पढ़ेंगे अगली लाइन हम लोग कि उसकी आय में 20% की वृद्धि हुई। उसकी आय पहले कितनी है, 4 है। हमको क्या करना है, इस 4 में 20 का गुणा कर देना है। किसका गुणा कर देंगे, 20 का। कितना आएगा, 20 चौक 80 होता है। आय में 20% की वृद्धि हुई, इसलिए हमने जो आय थी 4 उसमें 20 का गुणा किया तो कितना आया, 80 आया। जो खर्च है इसमें 10% की वृद्धि हुई तो हमने इसमें 10 का गुणा किया तो 10 × 3 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। इन दोनों का डिफरेंस कितना है, ठीक है, क्योंकि उसने कमाया 80, ठीक है, उसने खर्चा किया 30, तो कितना परसेंट बचा, तो आप कहेंगे 50% बचा, और यही इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों का हमने क्या किया, डिफरेंस निकाल दिया। आपको सवाल समझ में आया होगा। अब ये वाली मेथड तो है जिसके ऊपर हमको काम करना है। अभी एज इट इज़ हम लोग इसके ऊपर एक और सवाल करेंगे। ठीक है, तो आपको वो ये वाला तरीका और भी अच्छे से समझ में आएगा। उससे पहले एक मैं आपको होमवर्क देता हूँ, वो आपको घर पे करना है। ठीक, हमने जब परसेंटेज शुरू किया था, ये टॉपिक जब हमने शुरू किया तो हमने आपको बताया था कि किसी भी संख्या में यदि हम वृद्धि करते हैं ना, जैसे उसमें हमने ये देखा था कि मान लो कोई संख्या 50 लिखी है और इस 50 में अगर आपसे कोई कहे कि इसमें 10% की वृद्धि कर दो, तो हम लोग ने क्या सीखा था कि 50 में अगर वृद्धि करना है 10% की तो 110/100 कर दो। ठीक है, ऐसे करके वृद्धि हो जाती है। तो कुछ ऐसे ही मेथड से हम लोग ये वाला सवाल बना सकते हैं। देखिए, इनकम को हमने 100 मान लिया, इस सवाल का उत्तर 50% आया। हम लोग एक और तरीका देख रहे हैं, इनकम को हमने 100 मान लिया क्योंकि किसी भी व्यक्ति की इनकम जो है वो कितनी हो सकती है, हाईएस्ट 100% हो सकती है, तो हमने 100 मान लिया है। एक्सपेंडिचर उन्होंने बोला है कि वो जो खर्चा कर रहा है वो 75% खर्चा कर रहा है, तो 100 का 75% कितना होगा, तो 100 का 75% निकालने के लिए 100 × 75/100 करना पड़ेगा। 100 से 100 कट जाएगा, 75 बचेगा। इतना समझ में आया आपको। अगर किसी व्यक्ति की आय 100 है और वो खर्चा 100 में से 75 कर रहा है तो कितना सेविंग करेगा, तो वो सेविंग करेगा 25 रुपये। ठीक है, एक तो ये मेथड बन गई। अब इसी मेथड में हम लोग आगे क्या कर सकते हैं, उन्होंने बोला है कि उसकी आय में 20% की वृद्धि हुई। अब आप मुझे बताओ कि उसकी आय अभी 100 है और इस आय में 20% की वृद्धि हो गई, तो अब नई वाली जो उसकी आय है वो कितनी हो जाएगी, 120 हो जाएगी। ठीक है, ये कैसे आया आपको समझ में आई क्या होगा। अगर हम लोग 100 में 20% की वृद्धि करेंगे तो क्या कर देंगे, इसमें गुणा कर देंगे 120/100 का। ठीक है, 100 से 100 कट जाएगा, 120 बचेगा। खर्च में उसने बोला है कि उसके खर्च में वह 10% की वृद्धि करता है। खर्च कितना है, उसका जो एक्सपेंडिचर है, उसका जो खर्च है वो 75 रुपये मान लो, तो 75 रुपये में 10% की वृद्धि करना है तो क्या करेंगे, 110/100 कर देंगे। ठीक, ऐसा ही करना होगा। इसको हम लोग 25 से काटेंगे, 25 × 75, इसको 25 से काटेंगे, 25 चौक 100, 110/3 110 × 3 मतलब कि ऊपर हो जाएगा 330/4। यहाँ पे आपको कैलकुलेशन स्पीड जैसे भी आप करना चाहो वैसे हमको करना है। तो यहाँ पे क्या हुआ है हमारा 330/4, इसको भाग लगा देंगे तो यहाँ पे वैल्यू निकल के आएगी 4 8 32 और 4 दूना 8 और 0.5। कहने का मतलब 75 को अगर हम लोग कितना परसेंट, 10% बढ़ाएंगे तो हमारा जो वैल्यू निकल के आएगा वो निकल के आएगा 82.5। इसको निकालने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। 75 का 10% 7.5 ऐसे निकाल के भी हम लोग कर सकते हैं, और 5% हो जाएगा 7.5 का भी आधा। ठीक, तो वो तरीका हम किसी और क्लास में देखेंगे। फिलहाल हमने क्या समझा कि 75 में हमने 10% बढ़ा दिया, तो 75 में जब 10% बढ़ाया तो एक्सपेंडिचर जो खर्चा, नया खर्चा है वो 82.5 निकल के आया। अब उसकी जो नई इनकम है वो 120 है
और उसका जो नया वाला खर्चा है यानी कि 120 में से वो 82.5 रुपये खर्चा कर रहा है। तो कितने रुपए बचाएगा? तो वो बचाएगा कि इसमें से ये माइनस कर देंगे तो बचत आ जाएगी। ठीक है, तो कितना आएगा? 20 तो ये हो जाएंगे और 17 वो हो जाएंगे। 20 और 17 37.5, मतलब इसकी अब जो बचत होगी ना वो कितनी होगी? 37.5 होगी। इन्होंने ये बोला है कि उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो गई है, कितने प्रतिशत की। अब देखिए, पहले उसकी बचत 25 थी और अब उसकी बचत 37.5 हो गई है। तो कितने परसेंट की वृद्धि हो गई है ये निकालने के लिए पहले तो जो भी वृद्धि हुई है, वृद्धि के लिए मैं वी लिख रहा हूँ, जो भी वृद्धि हुई है उसको मैं ऊपर लिख दूँ और पहले उसकी जो भी इनकम रही होगी या सेविंग रही होगी उसको मैं नीचे लिख दूँ और इंटू 100 कर दूँ, परसेंट साइन कर दूँ, तो क्या हो जाएगा? परसेंटेज वृद्धि निकल के आ जाएगी। किन्हीं भी संख्याओं में अगर हम तुलना करते हैं, हमने नंबर सिस्टम वाला जो क्लास किया था यानी कि संख्याओं पर आधारित प्रश्न, उसमें इस प्रकार का हमने देखा था कि 37.5 25 से कितना परसेंट ज़्यादा है ये निकालने के लिए पहले दोनों का डिफरेंस करना पड़ेगा। तो दोनों का जो हमने डिफरेंस किया तो डिफरेंस निकल के आया 12.5। ठीक है, और ये किस पे बड़ा है? ये 25 पे बड़ा है क्योंकि पहले 25 थी। तो 25 का मैं भाग लगाऊंगा, इंटू 100 करूँगा तो मुझे ये पता लग जाएगा कि उसकी बचत जो है वो कितना परसेंट बढ़ गई है। अब क्या करेंगे? अब चाहो तो इस पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे 0 आ जाएगी। इसको मैं 50 से काट देता हूँ। तो 50 का पहाड़ा 5 बार बोलूँगा तो 250 और 50 का पहाड़ा 2 बार बोलूँगा तो 100। ठीक, अब ये 125 है, ये भी 50 इससे कट जाएगा 5 से। कितनी बार कटेगा? 5 दूना 10 और 5 5 25, 25 5 125 होता है। तो फाइनली क्या बचा? 25 इंटू 2 बचा, मतलब कि 50% इस सवाल का उत्तर आ जाएगा। तो हम इतना हमको सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है। ये है बात जो थी पूरी, वो ये थी कि ये मेथड तो हमको आनी चाहिए कि सवाल ऐसे बना सकते हैं, एक्स मान के भी बना सकते हैं, कुछ भी करके हम सवाल बना सकते हैं। लेकिन हमको इस सवाल को करने में कैलकुलेशन पॉइंट वाली आएगी तो ज़्यादा टाइम लगेगा, कम से कम 2 से 3 मिनट लग जाएंगे। वो 2 से 3 मिनट हम लोग बचा सकते हैं और इस प्रकार से हम लोग जल्दी सवाल कर सकते हैं। मेरे ख्याल से अगर आप जब 75% अगर आपने सवाल में पढ़ा और 3/4 अगर आपके दिमाग में आ गया तो आप ये समझ जाएंगे कि उसकी आय 4 है और वो 3 रुपये खर्चा कर रहा है। 4 में से 3 खर्चा कर रहा है, 1 बचा रहा है। ये लाइन आप जमा देंगे। उसके बाद आपको ये दिया है कि 20% की वृद्धि हुई है आय में। तो आप जो आय आपने मानी है 4, उसमें आप 4 में 20 का गुणा करेंगे 80 और खर्च में 10% की वृद्धि हुई तो आप इस 3 में 10 का गुणा करेंगे तो 30 और इन दोनों में जो डिफरेंस है वही आपका उत्तर हो जाएगा। तो इस पूरी प्रोसेस को करने में आपको हार्डली 30 सेकंड लगेंगे। इस प्रोसेस को करने में आपको 2 से 3 मिनट लग सकते हैं। ठीक, अगर वो यहाँ पे भी आपकी कैलकुलेशन स्पीड बहुत मैटर करेगी। ठीक है, 2 मिनट से ज़्यादा भी लग सकते हैं। तो कहने का मतलब हमको इस वाली मेथड पे ही जाना है। अब इस वाली मेथड में एक चीज़ समझिए कि जब हम यहाँ पे डिफरेंस निकालेंगे, तो जो डिफरेंस निकल के आएगा यानी कि 80 में से 30 को घटाया तो 50 आया। तो इसमें तो 50% ही आंसर आ गया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वहाँ पे 1 था। तो यहाँ जो बचत में जो भी वैल्यू रहती है ना, फ्रैक्शन के आधार पर यहाँ जो भी बचता है उसका इसमें भाग लगाना पड़ता है डिफरेंस में। तो 50% में हम 1 का भाग लगाएंगे तो 1 का भाग तो आप किसी भी संख्या में लगा ले, वो संख्या नहीं बदलती है। ठीक, तो यहाँ पे 50 में 1 का भाग लगाया तो वो 50% ही उत्तर आ गया। इसलिए इस सवाल में कुछ भी नहीं बदला और एज इट इज़ हमारा जैसे हमने डिफरेंस लिया हमारा उत्तर आ गया। बात समझ में आई? इसका उत्तर 25% आ जाता अगर वहाँ पे 2 रहता। अगर वहाँ पे 2 रहता तो हम लोग इसका डिफरेंस लेते, 50 आया, वहाँ पे 2 रहता तो 50 में 2 का भाग लगाते तो हमारा उत्तर 25% आ जाता। तो उम्मीद करता हूँ आपको बात पूरी समझ में आई होगी। तो अब जब हम अगले 3 सवाल जो करने वाले हैं, ठीक है, उन सवालों को आपको घर पे इस वाले मेथड से भी बनाना है। ठीक है, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस होगी तो कुछ ना कुछ डेटा अंदर जाएगा, तो इससे भी बनाना है। आने वाले 3 सवाल हम इसी मेथड से बनाने वाले हैं। ठीक, मैं इसको रफ करता हूँ, हम लोग ऐसा सेम टू सेम एक और सवाल करते हैं। अब देखो, अगला सवाल है जो कि एज इट इज़ है, डेटा चेंज है। एक व्यक्ति अपनी आय की 75% राशि खर्च कर देता है। अब उसकी आय जो है वो 20% बढ़ जाती है और वह खर्च में 15% की वृद्धि कर देता है।
तो उसकी बचत में कितने % की वृद्धि हो जाएगी, ये सवाल है। मैंने आपसे ये बोला कि जब ऐसे सवालों में आप पहली लाइन पढ़ेंगे या कभी भी आप परसेंटेज पढ़ेंगे तो एक बार आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, फ्रैक्शन वैल्यू आनी चाहिए। तो आपने पढ़ा कि उसकी जो भी आय है वो उसका 75% खर्चा कर रहा है, 75% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/4 होती है। इसका मतलब मुझे तो ये देखो, आय खर्च बचत है ना, तो आय खर्च और बचत, तो मैंने जैसे ही देखा कि 75% है तो फ्रैक्शन वैल्यू 3/4 हुई। 3/4 जो नीचे रहेगा 4, इसको आय माननी पड़ेगी क्योंकि आय उसकी हमेशा बड़ी ही रहेगी खर्चे से। तो वो 4 रुपये कमाता है और 3 रुपये खर्चा करता है, इसका मतलब 1 रुपया वो बचा लेता है। इतनी बात आप समझे होंगे। अब उनने ये बोला है कि उसकी आय में 20% की वृद्धि हो गई है। तो देखो, आय में 20% की वृद्धि हुई ना, तो जितने भी % की वृद्धि हुई उसका गुणा कर लो। तो मैं इसमें तो 20 का गुणा कर लूँगा, तो ये कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। इतनी बात समझे। और जो खर्च है उसमें 15% की वृद्धि हुई है। खर्च पहले कितना था, 3 था। इस 3 में अगर 15% की वृद्धि होगी तो 15 का इसमें गुणा कर लो, 15 तिया कितना होगा, 45 होगा। आप बात समझे होंगे कि वो 80 रुपये अब कमाने लग गया है और 45 रुपया खर्चा करने लग गया है, तो कितना % उसकी बचत हो गई है, बड़ी है। तो वो हमको समझ में आएगा कि 80 में से 45 हमने घटाया, डिफरेंस हमको पता पड़ा 35%। तो इसका उत्तर आएगा 35%, जो कि हम फास्ट से करेंगे तो ये विदिन 20 सेकेंड 30 सेकेंड में आंसर हमको मिल जाएगा। और भी पहले मिल सकता है अगर आप माइंड में ये करने लग जाओ तो। इसमें भी यहाँ पे 1 था इसलिए हमने 35 में 1 का भाग लगाया तो कुछ भी नहीं बदलेगा, तो 35% ही इसका उत्तर आ जाएगा। तो ये बात आप समझ में आई होगी आपको कि हाँ, परसेंटेज हमने पढ़ा, उसको भिन्न में कन्वर्ट किया, और हम लोग अगर ऐसा सजा लेंगे तो हम जल्दी से इस सवाल का आंसर लाएंगे। इस सवाल को आपको वो जो मैंने अभी एक और मेथड दिखाई थी उससे आपकी कॉपी में साइड में नोट्स में उससे भी कर लेना, ठीक है। तो उससे भी आप 35% ही आंसर लाएंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं इसी प्रकार के सवाल में। आप एक सवाल देखिए कि एक व्यक्ति के व्यय मतलब एक्सपेंडिचर, एक व्यक्ति के व्यय और बचत का अनुपात जो है वो 3:2 के अनुपात में है। उसकी आय में 10% की वृद्धि होती है और उसके व्यय में 12% बढ़ जाता है, उसका व्यय भी 12% बढ़ जाता है। तो उसकी बचत में कितने % की वृद्धि हुई, यह पूछा है। अब आप ये जानेंगे कि जब कभी अनुपात वाला सवाल आएगा ना, तो वो तो हमारे लिए और भी आसान हो जाएगा क्योंकि हम अनुपात को ही फ्रैक्शन मान लेंगे। बात समझ में आ रही है। यहाँ तो हमको चीज़ों को कन्वर्ट करना पड़ रहा है। 75% जब पिछले सवाल में आया था तो हमको उसकी फ्रैक्शन वैल्यू दिमाग पे जोर डाल के याद करनी पड़ी, लेकिन यहाँ तो डायरेक्ट क्या दिया है, रेशो दिया है। देखो इस सवाल को कैसे बनाना है, एज इट इज़ इसी प्रोसेस से ये सवाल पूरा का पूरा, इस ऐसे भी हम 2 प्रकार के सवाल करेंगे, तो हमको फाइनली लास्ट में ऐसे सवालों में कोई भी डाउट नहीं रहेगा। जैसे आप ये देखो कि बचत और व्यय और बचत का रेशो कितना दिया है, 3:2। काय का दिया है, व्यय यानी कि खर्चे का और बचत का। खर्चे और बचत का जो रेशो दिया है वो 3:2 दिया है, इसी को हमने मान लिया है, ठीक। अब आप मुझे बताओ कि कोई व्यक्ति 3 रुपया खर्चा करता है और 2 रुपये बचा लेता है। 3 रुपये उसने खर्चा कर दिया, 2 रुपये उसने बचाया, उसकी इनकम कितनी रही होगी, तो आप कहेंगे उसकी जो आय रही होगी वो 5 रुपये रही होगी, है ना। 5 रुपये में से 3 रुपया खर्चा करेगा तभी तो 2 रुपये बचाएगा। अब हमारा सवाल जो है उस फॉर्मेट में जम गया है कि हम लोग आंसर देने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। उन्होंने क्या बोला है उसके अकॉर्डिंग हम लोग प्रोसेस आगे की कर लेते हैं। इस सवाल में ये बोला है कि उसकी आय में 10% की वृद्धि हुई और व्यय में 12% बढ़ गया है। आय में 10%, आय में अगर 10% की वृद्धि होगी तो 10 का गुणा कर देंगे, ठीक है। 10 × 5 कितना हो जाएगा, 50, ठीक। और व्यय में 12%, व्यय में 12 की हुई तो इसमें 12 का गुणा कर देंगे, तो 12 तिया कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। अब हम यहाँ से क्या कर रहे हैं, यहाँ से हम लोग डिफरेंस निकाल रहे हैं कि 50 कमा रहा, 36 खर्च कर रहा, यानी कि 14 बचा रहा। तो इसका आंसर 14% नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि इस बार वहाँ पे 2 है। मैंने आपसे क्या कहा कि जब कभी वहाँ पे 1 रहेगा, तो अगर यहाँ पे 1 होता तो 14 में आप 1 का भाग लगाते तो 14 ही आंसर आ जाता,
जैसा हमारे पिछले सवाल में आया कि जो डिफरेंस आ रहा था वही आंसर आ रहा था, लेकिन यहाँ पे इस बार 2 है, तो इस 14 का आपको 2 में भाग लगाना होगा, तो आपका जो उत्तर मिलेगा आपको वो मिलेगा 7%। और ये 7% जो है यही इस सवाल का उत्तर है। तो आप क्या समझें कि अगर सवाल में रेशो दिया है तो फिर हमारे लिए तो वो सवाल पढ़ने में थोड़ा कठिन लगेगा, लेकिन वो सवाल बनाने में हमको और ईजी हो जाएगा। ठीक, अब ऐसा ही हम एक और सवाल करते हैं। अगला सवाल आप पढ़िए कि एक व्यक्ति के व्यय और बचत का अनुपात 5:1 है। यदि उसका वेतन 25% बढ़ा दिया जाए और बचत 15% बढ़ा दी जाए तो उसके व्यय में कितने, क्या पूछा है, व्यय में। हर बार क्या पूछ रहे थे 3 सवालों में, बचत, इस बार क्या पूछ रहे हैं, व्यय पूछ रहे हैं। तो आप लोग इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। तो व्यय में प्रतिशत वृद्धि कितनी हुई है। अब आप ये देखिए कि हमको जो रेशो दिया है, काय का दिया है, व्यय का, यानी कि एक्सपेंडिचर का और सेविंग का, खर्च का और बचत का हमको अनुपात दिया है 5:1। खर्च का यानी कि व्यय का और बचत का हमको जो रेशो दिया है वो दिया है 5:1। यानी कि एक व्यक्ति है जो 5 रुपये खर्च कर देता है और 1 रुपये बचा लेता है। अगर कोई व्यक्ति 5 रुपये खर्च करता है, 1 रुपये बचाता है, इसका मतलब उसकी आय 5 और 1 6 रही होगी। 6 रुपये में से कोई व्यक्ति 5 रुपये खर्च कर देगा तभी तो 1 रुपया बचाएगा। इतनी बात क्लियर हो गई होगी। अब जो बोला है वैसा हम कर लेते हैं प्रोसेस। इसमें ये बोला है कि उसका वेतन 25% बढ़ गया है, उसकी जो आय ये है ये 25% बढ़ गई है। इसका मतलब इसके अंदर 25 का गुणा कर लो, इसमें 25 का गुणा करेंगे तो 25 का पहाड़ा हम लोग 6 बार बोलेंगे तो हमको मिलेगा 150, 150। ठीक, और अब उन्होंने बोला है कि इसके व्यय में, व्यय बोला था ना, नहीं, इसकी बचत बोली है इस बार। इसकी बचत 15% बढ़ गई है। बचत 15% बढ़ी है मतलब कि बचत में मल्टी करना पड़ेगा। तो ये 15% बढ़ी तो 15 का गुणा कर लो, 15 एकम कितना हो जाएगा, 15 ही हो जाएगा। यहाँ से हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ से हम लोग डिफरेंस निकाल रहे हैं। हर बार हम लोग यहाँ से डिफरेंस निकाल रहे हैं। हम 150 में से 15 को माइनस करेंगे तो हमको मिलेगा 135। अब ये 135% ही हमारा उत्तर हो जाता अगर यहाँ पे 1 रहता, लेकिन यहाँ पे 1 नहीं, यहाँ पे तो 5 है। तो इस 5 का हमको भाग लगाना पड़ेगा इस डिफरेंस में। तो हम अगर इसमें इस 5 का भाग लगाएंगे तो जो वैल्यू आएगी वो हमारा उत्तर हो जाएगा। तो देखो इसको मैं काट देता हूँ, 5 दूना 10 और 5 7 35, यानी कि इस सवाल का जो उत्तर आएगा वो आएगा 27%। 27% इस सवाल का उत्तर आएगा। हमने 4 सवाल देखे, चारों सवाल एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और चारों सवालों को आपको इसी मेथड से बनाना है। हाँ, वो जो मेथड हमने शुरुआत में इस जगह देखी थी वो मेथड भी हमको आनी चाहिए। अब हम लोग पैटर्न को स्विच करते हैं और 2 सवाल और करते हैं इसी के, ठीक है, जो कि रेगुलर सवाल में इनको कहता हूं कि अगर एग्जामिनर पेपर बनाता है उसको कुछ भी नहीं मिलता है तो वो ये वाले सवाल पूछ लेता है। ठीक है, इसको रफ करते हैं फिर उनके बारे में बात करते हैं। अब देखो, एक सवाल है कि एक व्यक्ति जो है वो अपनी आय का 25% घर के किराए पर, 5% खाद्यान्न पर, 15% यात्रा पर तथा 10% कपड़ों पर खर्च करता है और 27,000 रुपये की बचत कर लेता है आखिरी में। तो उसकी आय कितनी है ये पूछा है। ऐसे सवाल 2 प्रकार से आते हैं। एक सवाल में बीच में शेष लिखा रहता है और एक सवाल में बीच में शेष नहीं लिखा रहता है। जिस सवाल में बीच में शेष लिखा रहता है उसमें कुछ और मेथड फॉलो करनी पड़ती है और जिस सवाल में शेष नहीं लिखा रहता है उस सवाल में कोई मेथड फॉलो नहीं करनी पड़ती है, डायरेक्ट परसेंटेज को जोड़ के उत्तर आ जाता है। देखो समझते हैं कैसे। जैसे 100% मान लो उसकी इनकम रही होगी, ठीक है। इस 100% में से जो पहला खर्चा वो कर रहा है, काय पे कर रहा है, 25% रुपए का जो खर्चा कर रहा है वो घर पे कर रहा है। मतलब कि 100% में से 25% तो उसने घर के खर्च पे खर्च कर दिए। उसके बाद शेष नहीं बोला है, शेष बोलते तो हम अलग मेथड करते। इन्होंने डायरेक्ट बोल दिया कि 25% घर के किराए पर, 5% खाद्यान्न पर, 5% वो खाद्यान्न यानी कि खाने पे खर्चा कर रहा है। आगे देखेंगे वो 15% यात्रा पर खर्चा कर रहा है, तो 15% वो यात्रा पर खर्चा कर रहा है, ठीक है। और 10% वो कपड़ों पर खर्च कर रहा है, तो इसमें से 10% जो है वो कपड़ों पे खर्च कर रहा है। और बाद में ये बोल रहे हैं कि वो लास्ट में 27,000 रुपये बचा भी रहा है। 27,000 रुपये इतना खर्चा करने के बाद
उसके पास बच भी रहे हैं। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग ये कर सकते हैं कि ये जो जितना भी खर्चा उसने किया है परसेंटेज में, इसको काउंट कर लेते हैं। 25 और 5 30, 30 और 15 45, 45 और 10 55। कुल मिला के उसकी आय 100% मानी है। उस 100% में वो बोल रहे हैं कि 55% तो वो खर्चा कर चुके हैं। इन सभी को हम लोग जोड़ेंगे तो कितना परसेंट हो जाएगा, तो इन सभी को जोड़ने पे जो है 55% उसने खर्चा कर दिया है। सबको आपने जोड़ा तो उसने 55% खर्चा कर दिया। 100 में से यदि उसने 55% खर्चा कर दिया तो कितना परसेंट बचा, तो आप कहेंगे 45%। अगर उसकी 100 इनकम है, इसमें से 55% खर्चा करा तो कितना परसेंट बचाया, 45% बचाया। तो ये 45% ही तो 27,000 रुपये के बराबर होगा। बात समझ में आई होगी यहाँ तक। 45% की वैल्यू 27,000 रुपये होती है, तो 1% की वैल्यू निकाल लेते हैं। 27,000 में क्या करेंगे, 45 का भाग लगा देंगे। यही तो हम लोग हर बार करते हैं जब ऐसा कुछ हमको आंसर लाना होता है। तो इस 45 का 27,000 में भाग लगाया, तो इसको 9 से काट लो। 9 तिया 27, तो ऊपर आ जाएगा 3,000 और नीचे आ जाएगा 5। इसको फिर काट लो, 5 छंग 30 यानी कि 600। जब आप इसको सॉल्व करोगे ना, तो आपको 1% की जो वैल्यू है वो मिलेगी 600। ठीक है, आपको 1% की वैल्यू 600 मिली और किसी भी व्यक्ति की आय अधिकतम 100% हो सकती है। यानी कि अगर मैं 100% बराबर क्या है ये निकाल लो तो मेरा उत्तर आ जाएगा। 1% बराबर 600 होता है, तो 100% के लिए मुझे 100 × 600 कर देता हूँ। यहाँ पे अगर हम लोग परसेंटेज नहीं भी लगाएंगे तो भी कोई अंतर नहीं आता है। ठीक है, वो समझने के उद्देश्य से हम लोग लगा रहे हैं। तो इस सवाल का उत्तर हमको मिलेगा 60,000 रुपये। बात क्लियर है। 100% क्या होता है वो हमने निकाला, तो 100 × 600 किया, तो 100 × 600 क्या हो जाएगा, 60,000 हो जाएगा, जो कि हमारे इस सवाल का उत्तर था। ऐसे सवाल भी परीक्षा में आते हैं। तो अगर बीच में आपको शेष रिमेनिंग वाला वर्ड नहीं मिलता है, यानी कि शेष नहीं लिखा रहता है इन परसेंटेज के बीच में शेष अगर नहीं लिखा रहता है, तो आपको इन सवालों में डायरेक्ट परसेंटेज को जोड़ना है, जो कि 55% हो जाएगा। तो ये 55% खर्चा हो जाएगा। सेविंग उसकी कितनी रही होगी, तो 100 में से आप 55 माइनस करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि 45% उसने बचा लिया होगा और आपको लास्ट में खर्चा दिया रहेगा। तो आप 45 के बराबर में 27,000 जो कि हमने लिखा था ऐसा करके और 1% की वैल्यू निकाल के 100% की वैल्यू निकाल देंगे, तो आपका उत्तर आ जाएगा। अब हम चलते हैं अगले सवाल पे जिसके बीच में शेष लिखा रहता है। अब अगला सवाल देखिए कि एक व्यक्ति अपनी आय का 5% यात्रा पर खर्च करता है, शेष आय का 20% भोजन पर खर्च करता है एवं 1200 रुपये पेट्रोल पर खर्च कर देता है। ऐसे करके लास्ट में अंत में उसके पास 14,000 रुपये बच जाते हैं। तो उसकी आय कितनी है ये हमको बताना है। इस सवाल में हमको फ्रैक्शन वैल्यू उपयोग करना चाहिए। इस सवाल को भी हम लोग 2 मेथड से समझेंगे। ठीक है, एक मेथड हम लोग यहाँ देख लेंगे जो कि शॉर्ट होगी, जिसको आपको एग्जाम में फॉलो करना है, और एक मेथड हम लोग यहाँ पे करेंगे जो कि आपको आने चाहिए। ठीक, अब देखिए इस सवाल को करने के लिए आपको ये चीज़ें माइंड में चलनी चाहिए। उससे पहले हम लोग ये समझते हैं कि हम लोग यहाँ तो कर देंगे आय और यहाँ हम लोग लिख देंगे खर्च, सॉरी यहाँ पे हम लोग बचत, क्योंकि हमको 14,000 रुपये क्या दिए हैं, बचत दिए हैं ना, तो हम लोग यहाँ पे बचत लिख देंगे। अब देखो यहाँ तो इनकम लिख दी है और यहाँ पे मैंने सेविंग लिख दी है। ठीक है, अभी लिखेंगे हम लोग। कैसे लिखना है, हमारे माइंड में फ्रैक्शन चलना चाहिए। अब कैसे पता पड़ेगा फ्रैक्शन कब लगाना है, जब आप शेष वाला सवाल पढ़ेंगे ना, शेष 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 बीच में लिखा है, तो आप इस वाली मेथड से करेंगे। जब आप बीच में शेष नहीं पढ़ेंगे ऐसे सवाल में, तो आप डायरेक्ट परसेंट को जोड़ के और 100 में से माइनस करके जो हमने किया था वो 27,000 वाला प्रश्न जो था उस प्रकार से कर लेंगे। बात क्लियर हो रही है। अब देखो हम लोग अगर सवाल को पढ़ेंगे तो ये समझ में आ रहा है कि वो अपना 5% यात्रा पर खर्च कर रहा है। 5% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी दिख रही है, तो 5% को हम लोग 5/100 लिख सकते हैं और 5/100 को हम लोग कन्वर्ट करेंगे यानी कि काटेंगे तो 1/20 मिलेगा। इससे हम लोग क्या समझे कि 20 रुपये वो कमा रहा था और 1 रुपया वो खर्चा कर रहा है। 20 क्योंकि 5% खर्चा कर रहा है, 5% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/20, 20 रुपये वो कमा रहा है। इस 20 में से वो 1 रुपया खर्च कर रहा है। अब देखो 20 रुपया वो कमा रहा है और 1 रुपया वो खर्च कर रहा है, तो क्या मैं 1 लिख दूँ यहाँ पे? नहीं, मैं यहाँ पे 1 लिखूँगा तो गलत हो जाएगा ना, क्योंकि 1 रुपया तो वो खर्चा कर रहा है, जबकि यहाँ पे हमको क्या लिखना है, बचत लिखनी है। इसका मतलब वो 19 रुपये बचा रहा है। बात समझ में आई होगी आपको। अगर कोई व्यक्ति 20 रुपये कमा रहा है और 20 में से सिर्फ 1 ही रुपया खर्च कर रहा है, इसका मतलब वो 19 रुपये बचा रहा है। ये समझ में आया। आगे बढ़ते हैं। आगे बोला है कि शेष आय का 20% भोजन पर खर्च करता है। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू दिमाग में आ जानी चाहिए। ठीक है, नहीं आ रही तो देखो यहाँ पे 20% बराबर होता है 20/100।
इसको जब हम लोग काटेंगे तो 1/5 मिलेगा, मतलब कि 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5। इससे हम ये समझे कि 5 रुपये कमा रहा है और 1 रुपया खर्च कर रहा है। 5 रुपये कमा रहा है और 1 रुपया खर्च कर रहा है, इसका मतलब 4 रुपये बचा रहा है। बात आप समझे होंगे, 5 रुपये में से 1 रुपया खर्च कर रहा है मतलब 4 रुपये बचा रहा है। और उसके अलावा एक और चीज़ दी है, क्या बोला है, ऐसा बोला है कि पेट्रोल पर उसने 1200 रुपये खर्च किए हैं। लेकिन ये तो हम लोग फ्रैक्शन कर रहे हैं, यहाँ पे कोई रुपए थोड़ी चल रहे हैं, तो हम लोग उस जो 1200 रुपये है इसका क्या करना है वो भी देखते हैं थोड़ी देर में। फिलहाल आप एक बात समझो कि 20 × 5 करेंगे तो कितना आएगा, 100 आएगा। मतलब कि आय जो है वो 100 यूनिट है। 100 यूनिट की वैल्यू अगर आप निकाल लेंगे तो उत्तर आ जाएगा। कैसे निकालनी है, ये जो हमको 14,000 वाला और जो 1200 का दिया है इससे कैसे निकलेगी वो समझते हैं। 19 × अगर 4 करेंगे तो कितना आएगा, 76 आएगा। बात समझे। इस 76, ये जो बचत है 76, यानी कि हमारा जो यूनिट आ रहा है वो 76 यूनिट बचत आ रही है। उन्होंने प्रश्न में 14,000 दी है, लेकिन एक बात समझो आप, अगर मैं इस 76 के बराबर में 14,000 रख दूंगा तो गलत बात हो जाएगी, क्योंकि 1200 रुपये उसने पेट्रोल डलवाया नहीं, ये हमने मान लिया। अगर उसने 1200 रुपये पेट्रोल नहीं डलवाया तो उसके पास कितने रुपए बचे होंगे, तो आप कहेंगे उसके पास अब तो 14,000 + 1200 रुपये बचे होंगे, और वही तो उसके सेविंग के बराबर रहेंगे। यानी कि 76 यूनिट के बराबर क्या रहेगा, 14,000 जो कि वो बचा रहा था, और ये 1200 रुपये हमने पेट्रोल में खर्च नहीं किए। ठीक है, प्रश्न में तो दिया, लेकिन उत्तर लाने के लिए हमने खर्च नहीं किए, क्योंकि हम 1200 को यहाँ लिखते तो सब कुछ सही था, लेकिन अगर यहाँ पे नहीं लिख रहे हैं तो फिर हमको वो खर्चा नहीं करना पड़ेगा इस 76 के इक्वल लाने के लिए। आप बात पूरी समझ गए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं। 76 यूनिट की वैल्यू हमको मिल जाएगी 15,200। ठीक है, जब हम 14,000 और 1200 को जोड़ेंगे तो हमको मिलेगा 15,200। यहाँ से हम लोग 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लेंगे। हम लोग यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो निकल के आएगी 15,200 का हम क्या करेंगे, 76 में भाग लगा देंगे तो 1 यूनिट की वैल्यू निकल के आएगी। हम हर बार ऐसे ही करते हैं कि अगर ऐसे हमको पता रहता है तो हम 1 यूनिट निकालते हैं, तो 15,200 में क्या करते हैं, यहाँ जो रहता है उसको बटे में भेज देते हैं, 1 यूनिट की वैल्यू निकल जाती है। 1 यूनिट की वैल्यू क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि 1 यूनिट की वैल्यू निकालने के बाद हम लोग 100 यूनिट क्या है वो पता कर लेंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा कि वो कितने रुपए कमा रहा है, उसकी आय कितनी है। ये बात आप समझे होंगे। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ समझनी है कि देखो यहाँ पे 76 आ गया है। वैसे आप अगर आप चाहो तो डायरेक्ट यहाँ से काट सकते हो, जैसे हम लोग आंसर लाते हैं। पहले 76 को मैंने 19 से काट दिया, 19 चौक कितना हो गया 76, 4 बार कटा, और ऊपर लिखा है 15,200, मतलब ये 152 जो दिख रहा है ना शुरुआत में, ये 19 के पहाड़े में आता है। आपको पहाड़े 30 तक याद करने हैं, तो 19 आठे कितना होता है, 19 आठे 152 होता है। 19 का पहाड़ा अगर आप 8 बार बोलेंगे तो 152 मिलेगा, और पीछे क्या हो जाएगी, 2 0 हो जाएगी, 800/4 बचेगा। ठीक है, इसको फिर 4 से काट देंगे पूरा, तो 4 दूना 8 और 200, यानी कि आपको 1 यूनिट की वैल्यू जो है वो कितनी मिली, 200 मिली। 1 यूनिट बराबर 200 होता है, तो 100 यूनिट बराबर क्या होगा, तो आप कहेंगे दोनों का गुणा कर दो। तो 100 का और 200 का अगर हम गुणा करेंगे तो हमारा उत्तर आएगा 20,000 रुपये। ये इस सवाल का उत्तर है। ठीक है, अब हमको एक चीज़ समझनी है। मैं ये कहना चाह रहा था कि जब यहाँ पे 76 आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे जब 76 आ रहा है, और ये 76 जो है ये तो वैसे भी 19 × 4 के फॉर्म में पहले ही था। जब हम 76 को काटेंगे 19 से तो 4 आ रहा है, देखो। ठीक, तो हम ये भी कर सकते हैं कि इस 76 को हम लोग 19 × 4 ही लिखें। यहाँ पे गुणा हमको नहीं करना है, क्योंकि बाद में हम लोग काट रहे हैं ना, तो फिर वो गुणनखंड बन रहे हैं उसके। 76 की जगह अगर मैं 19/4 लिखूंगा डायरेक्ट, तो मुझे सवाल थोड़ा ईजी लगने लगेगा। ठीक है, अगर यहाँ 76, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि शायद आप समझ गए होंगे बात को, लेकिन फिर भी देखो 15,200 19 × 4, मैं ऐसा बोलना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे 76 की जगह हमको पता है कि हम इंटू कर रहे हैं, तो हम 19 × 4 लिखेंगे, और ऐसे करेंगे 1 यूनिट की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो हम 19 × 4 को अपन में भेजेंगे, तो ऐसा बन जाएगा। ऐसा सवाल ज़्यादा इजी लगेगा, बजाय हम ऐसा देखेंगे 15,200/76, इसको देखेंगे तो थोड़ा टफ लगेगा। इस सवाल में 76 है, किसी किसी सवाल में बड़ी वैल्यू भी आ सकती है। तो कहने का मतलब है अगर वो 3 बार खर्चा करेगा परसेंटेज में, तो ऐसे 3 वैल्यू निकल के आएगी, तो आप 3 गुणा जो रहेंगे वो जो भी यहाँ पे आएगा उनको वैसे ही रखना, उनका गुणा मत करना, और फिर आप सवाल करेंगे, बड़े आराम से सवाल बनेगा। इस सवाल का एक और मेथड क्या हो सकता है उसको देखते हैं। इस सवाल का इसी मेथड से आपको सवाल बनाना है, ये वाला। ठीक है,
अब एक और मेथड देख लेते हैं। एक और मेथड में थोड़ी सी शुरू करता हूँ, फिर आप करेंगे घर पे ही। माना कि उसकी आय 100 है, माना कि उसकी इनकम कितनी है 100 है। हमसे ये बोला है कि वो स्टार्टिंग में कितना खर्चा कर रहा है, वो ये 5% यात्रा पर खर्चा कर रहा है। हमने 100 उसकी आय मानी है, इस 100 में से 5% यात्रा पर, तो यात्रा पर वो 5% खर्चा कर रहा है, मतलब कि 100 का 5% कितना होगा, तो 5 होगा। ठीक है, 100 रुपये उसके पास थे, 5 रुपये उसने यात्रा पे खर्च कर दिए। आगे बोला है कि शेष आय का, अब देखो ये शेष वर्ड है ना, इसका ध्यान रखना है। शेष आय का जो शेष बचा हुआ है, 100 में से 5 रुपये उसने खर्चा कर दिया, अब शेष उसके पास कितना रहा होगा, तो आप कहेंगे उसके पास जो शेष होगा ना अभी, वो शेष होगा 95 रुपये। 100 में से 5 तो खर्चा कर दिया, तो वो इस शेष आय का बोलना चाह रहा है कि शेष आय का 20% भोजन पे खर्च कर रहा है। शेष कितना है, 95 है, इस 95 का 20% भोजन पे खर्च कर रहा है। 95 का 20% निकाल लो, 95 का 20% ऐसे ही निकलेगा। ठीक है, 20 एकम 20 और 20 पंजे 100, 95 का 20% के लिए क्या किया, 20/100 कर दिया, और इसको काटेंगे तो 19 बार कट जाएगा। 19 पंजे कितना होता है, 95 होता है। इसका मतलब ये 19 आया, इसका मतलब 95 में से 19 रुपये, कितने रुपए, 19 रुपये काय पे खर्च कर रहा है, भोजन पे। आप बात समझे होंगे। ठीक, 19 रुपये भोजन पे खर्च कर रहा है वो, और फिर बाद में 1200 रुपये बचा रहा है। ठीक, तो वो 1200 रुपये भी आपके पास इधर आ जाएंगे। अब वो 1200 रुपये आप क्या करेंगे कि बचाओ मत, ठीक है, उसको अपन क्या करेंगे 14,000 में जोड़ देंगे। तो आपको यहाँ पे क्या पता पड़ जाएगा, उसका खर्चा पता पड़ जाएगा। आप 100 में से माइनस करेंगे और आप सेविंग के बराबर उसको बचत को कर देंगे, तो आपको उत्तर जो है वो फिर से 20,000 मिलेगा। तो हम लोगों को इतना प्रोसेस नहीं करना है कि हम 100 में से 5 घटाएंगे, फिर 95 लाएंगे, फिर 95 का हम लोग जो है परसेंटेज निकालने बैठेंगे, ऐसा नहीं करना है। हमको तो फ्रैक्शन वैल्यू से चलना है, हमको फ्रैक्शन वैल्यू से चलना है, हमारा काम बहुत आसान हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये टाइप समझ में आया होगा। 8 टाइप हो चुके हैं, अब सिर्फ 2 टाइप बचे हैं, एक टाइप 9 और एक टाइप 10। टाइप 10 जो होगा वो मिसलेनियस होगा, यानी कि उसमें मिक्सर क्वेश्चन होंगे, सभी प्रकार के क्वेश्चन होंगे जो कि अलग अलग मेथड से बनाए जाते हैं, किसी टाइप में नहीं रहते हैं, वो कुछ अलग प्रकार के प्रश्न होते हैं, उनको भी हम लोग टाइप 10 में करेंगे। और उसके बाद ये जो हमारा प्रतिशत चैप्टर है इसको हम लोग ख़त्म कर देंगे सैटरडे तक। उसके बाद संडे को हम नई क्लास शुरू करेंगे, नया चैप्टर इस मैथ्स में शुरू करेंगे। साथ में रीजनिंग की क्लास आपको आज रात में या कल मिलेगी। ठीक है, रीजनिंग का फर्स्ट पार्ट जो है वो आपको आज या कल, कुछ उसका कंफर्म नहीं है, ठीक है, मुझे थोड़ा सा काम है इसलिए, तो वो चीज़ आपको कल मिल सकती है। और ग्रामीण अर्थव्यवस्था जो हमारी चल रही है उसका सेकंड लेक्चर आपको कल यानी कि शुक्रवार को आपको शाम को इस वीडियो इस चैनल पर डल जाएगा। ठीक, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।